हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम 10th क्लास की हिंदी के निदानात्मक मॉड्यूल से अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 3 को कवर किया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ। इसका आंसर बन जाएगा आधुनिक हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि जीवनी किसकी लिखी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जीवनी किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति की लिखी जाती है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ये हम सभी को पता है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। ये हम सभी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि एकांकी में एक ही अंक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर बन जाएगा कि कहानी के तत्व हैं, पहला है कथानक यानी कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल वातावरण और छठवां है उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। तो ये हम सभी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगाया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हलदार साहब गुजरते थे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। ये हम सभी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी हुई थी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ये हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि कस्बे में कितने स्कूल थे। तो कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़के और एक लड़कियों का। ठीक है, इसके बाद 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। तो मूर्ति की ऊंचाई जो थी 2 फुट थी, ये हम सभी देख चुके हैं। इसके बाद 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई थी। तो नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे उनसे बनवाई थी। ठीक है, इसके बाद 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी। तो नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं था। ठीक है, नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं था, जो कि फिर बच्चों ने बाद में लगा दिया था। इसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्टन चश्मे वाले की क्या विशेषता थी। कैप्टन चश्मे वाला सच्चा देशभक्त था। ठीक है, उसकी ये विशेषता थी। अगर इसको आप थोड़ा सा लेंथी करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि वो देशभक्तों का और देश के वीरों का सम्मान करना जानता था। ठीक है, इसके बाद 18वां नंबर का क्वेश्चन है कि चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था। तो चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने हालदार साहब नतमस्तक थे। इसके बाद 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है। तो लेखक की नज़र में हमारी नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद 20वां नंबर का क्वेश्चन है कि स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो स्वयं प्रकाश जी के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद 21वां नंबर का क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहने थे। तो इसका आंसर बन जाएगा बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी पहनते थे। ठीक है, 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ऑप्शनल वाली में। इसके बाद 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। तो वो कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, ये भी हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बने, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भादों के महीने में कौन सा मौसम होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि भादों के महीने में वर्षा का मौसम होता है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि कबीर के गीतों को कौन गाता था। तो इसका आंसर बन जाएगा कि कबीर के गीतों को बाल गोविंद भगत गाते थे। ठीक है, क्योंकि ये कबीरपंथी थे बेसिकली बाल गोविंद भगत, और ये कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के मार्ग पर चलते थे, ये कबीर के मार्ग पर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर का क्वेश्चन बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ हैं वो कार्तिक माह से शुरू होकर फागुन माह तक चलती थी। ठीक है, कार्तिक माह बेसिकली अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, और जो फागुन माह होता है ये बेसिकली फरवरी के समथिंग का महीना होता है।
है ना। तो अपन को हिंदी माह में लिखना है, तो हिंदी माह में ये कार्तिक माह से लेकर फागुन मास तक चलती थी। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की आयु लगभग कितनी थी। तो बाल गोविंद भगत की आयु लगभग 60 वर्ष थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे। तो इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे। तो बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। इसके बाद 30वां नंबर का जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता था। तो बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा राम नंदी चंदन का टीका लगा रहता था। ठीक है, रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत अपने शुद्ध आचरण, सच्चा साधक, निर्मोही व संयमी होने के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, इसको अपन फिर से देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत अपने शुद्ध आचरण, सच्चा साधक, निर्मोही व संयमी होने के कारण साधु कहलाते थे। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किन के आदर्शों पर चलते थे। तो बाल गोविंद भगत, ये हम सभी को पता है कि कबीर जी के आदर्शों पर चलते थे। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीरपंथी संप्रदाय को मानते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसलों को पहले कहाँ ले जाते थे। तो बाल गोविंद भगत पहले अपनी फसलों को कबीरपंथी मठ ले जाते थे, है ना। बाल गोविंद भगत अपनी जो फसलें थी उनको कबीरपंथी मठ ले जाते थे पहले। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाया करते थे। इसके बाद 36वां नंबर का क्वेश्चन है कि अपने साहब कबीर के प्रति बाल गोविंद भगत कैसे श्रद्धा दर्शाते थे। तो अपने साहब के प्रति बाल गोविंद भगत उनके गीत गाकर और उनके आदर्शों पर चलकर श्रद्धा दर्शाते थे। इसके बाद 37वां नंबर का क्वेश्चन है कि भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंध मानते थे। तो भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी का था। इसके बाद 39वां नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक ने रोपणी किसे कहा है। तो लेखक ने रोपणी, यहाँ रोनी की जगह रोपणी लिखना था, लेखक ने रोपणी धान की रुपाई को कहा है। धान की जो रुपाई होती थी उसे लेखक ने रोपणी कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 40वां, जब सारा संसार सोया रहता था तब उस समय कौन जाग रहा होता था। तो इसका उत्तर बन जाएगा जब सारा संसार सोया होता था तब बाल गोविंद भगत का गीत या संगीत जाग रहा होता था। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है। तो इसका उत्तर बन जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, बेनीपुरी रचनावली के नाम से इनका पूरा साहित्य प्रकाशित है। इसके बाद 42वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है। तो भारत विभाजन की त्रासदी का मानविक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ था। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है कि खीरा किसके पास थे। तो जो खीरे थे नवाब साहब के पास थे। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है कि लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बन जाएगा लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। इसके बाद 46वां जो क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया। तो नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सभी हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है। तो लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि बिना पात्रों, घटना व विचार के भी स्वतंत्र रूप से कोई रचना लिखी जा सकती है। इसके बाद 48 क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो इसका आंसर है कि लखनवी अंदाज पाठ हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपनी व्यावहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन व बनावटी दुनिया से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 49वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर झूठी नवाबी शान दिखाने की खातिर फेंक दिया। ठीक है, इसके बाद 50वां क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या किया। तो नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर नवाब साहब लेट गए। इसके बाद 51वां क्वेश्चन है कि लेखक ने मन ही मन क्या सोचा। इसका आंसर है कि लेखक ने मन ही मन यह सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े थे। तो इसका उत्तर है कि लेखक यशपाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे।
इसके बाद 53 क्वेश्चन है कि मनु भंडारी का विवाह किससे हुआ था। तो मनु भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ था। इसके बाद 54वां नंबर का क्वेश्चन है कि मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। तो मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहा करते थे। इसके बाद 55वां नंबर का क्वेश्चन है कि अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे। तो अजमेर आने से मनु भंडारी के पिता अजमेर आने से पहले वो इंदौर में रहते थे। ठीक है। और इसके बाद 56वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1943 को देश का आज़ाद होना था। वैसे एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 10th क्लास की हिंदी को कवर कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ 2-3 दिन बाद हम 10th क्लास की मैथ्स और इंग्लिश को भी कवर करने की कोशिश करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इन दोनों सब्जेक्ट की वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 57 नंबर का वो जो क्वेश्चन है वो है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित था। तो इसका आंसर बन जाएगा कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत रत्न को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसके बाद 59वां नंबर का क्वेश्चन है कि काशी किसकी पाठशाला है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 60वां नंबर का क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां की माँ का क्या नाम था। तो इसका उत्तर है कि बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम मिट्ठन था। इसके बाद 61वां क्वेश्चन है कि हरनाम दास किसके बचपन का नाम था। तो हरनाम दास भगंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि संस्कृति पाठ किस विधा का है। तो संस्कृति पाठ की विधा निबंध विधा है। ठीक है, ये संस्कृति जो पाठ है वो निबंध विधा में लिखा गया है। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि सभ्यता किसका परिणाम है। तो इसका आंसर है कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 64 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि संस्कृति निबंध हमें किसकी प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर बन जाएगा संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी। तो आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। इसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन वो है कि मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है। तो मानव संस्कृति अविभाज्य प्रकार की वस्तु है। ये हम लास्ट वीडियोस में इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं और आने वाली वीडियोस में हम लघुत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्न अभी हमारे जो गद्य वाला पोर्शन है उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अभी पद्य वाले पोर्शन के अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, तो उसको हम आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आप जिस टॉपिक को पहले सॉल्व करवाना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे जल्दी वीडियो बना देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टीचर को हमने देख रखा है, हम उनसे कहेंगे, ठीक है, तो वो आपकी मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स की क्लासेस बोलेंगे और इंग्लिश की क्लासेस मैं ही स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।